नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी। लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित, तो कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो स्कूली बच्चों को धनराशि भेजेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि स्कूल ड्रेस और बैग के लिए अकाउंट में पैसे भी भेजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हर बच्चे के लिए 1200 रुपए की राशि तय की गई है जो कि भेजी जाएगी और 1,91,00,000 बच्चों को इस कार्यक्रम के तहत लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर वो स्कूली बच्चों को धनराशि भेजेंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ स्कूली बच्चों को धनराशि भेजेंगे और साथ ही साथ कार्यक्रम के तहत 1,91,00,000 बच्चों को लाभ मिल रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं? जागृति, देखिए, ये जो है यूपी में पूरे जो है 1,30,00,000 स्कूल हैं, सॉरी 1.30 लाख स्कूल हैं, जिन पे 1.92 करोड़ बच्चे हैं। तो इनको बच्चों का भी 1.91 करोड़ जो बच्चों के हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 1200 रुपये सीएम आज जो है उनको 11 बजे अपने लोक भवन से आयोजित कार्यक्रम में ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो 1200 रुपये उनके खाते में जाएंगे, उससे बच्चे जो है उनकी यूनिफॉर्म है, जूते मोजे हैं और स्टेशनरी है और स्कूल बैग है, ये खरीदेंगे इनके अभिभावक। तो ये जो धनराशि देंगे तो इनके साथ में इनका उपभोग सर्टिफिकेट भी इनके पेरेंट्स को देना पड़ेगा स्कूल को, ताकि वो पैसा यूनिफॉर्म में ही लगे। ये नहीं कि वो पैसा मिल गया और अभिभावक दूसरे मद में खर्चा कर लें। तो ये जिन स्कूलों में बच्चों पढ़ते हैं तो उनके प्रधानाचार्यों और टीचरों को कहा गया है कि उनसे किताबें खरीदवा करके और चेक कर लें कि वो पैसा सही मद में उपयोग किया गया या नहीं किया गया है। तो योगी सरकार लगातार जो स्कूलों में बच्चों को सीधी, अब पहले क्या था कि सरकार ही मोजे खरीदवाती थी, सरकार स्कूल में जो है बैग देती थी, लेकिन तब भ्रष्टाचार की बातें बहुत सामने आई थी। तो उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सीएम योगी ने क्या किया कि नया सिस्टम अडॉप्ट किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए फंड उनके अकाउंट में भेज करके। और इसके लिए क्या है कि जो ये फंड ट्रांसफर हो रहा है, इसके पहले बहुत तैयारी प्रेरणा ऐप बनी हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। उस पर जो है शिक्षक इनके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, उनका आधार नंबर, उनका बैंक अकाउंट नंबर, बच्चे का पूरा डिटेल फीड करते हैं। उसके बाद फिर वो अपडेट हो जाए, फिर उसके जरिए सिस्टम चयन करता है और उसके जरिए इनको पैसा दिया जाएगा। तो प्रेरणा ऐप जो है बहुत बड़े काम कर रही है। इससे एक एक बच्चे का पूरा विवरण, एक एक अभिभावक का पूरा विवरण सरकार के पास मौजूद है, इसलिए कहीं इसमें धांधली की उम्मीद नहीं है। जी जागृति। जी बिल्कुल टीएन, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचार और धांधली ना हो, उसको लेकर के सीधा बच्चों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। कितनी कक्षाओं तक के बच्चों के लिए ये धनराशि दी जा रही है, या हर कक्षा के जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए, मतलब कोई क्राइटेरिया सीमित इसके लिए किया क्या होगा कि किन बच्चों को ये धनराशि बांटी जानी है? नहीं, अभी ये क्लास 1 से लेकर 5th तक के जो बच्चे हैं उनको धनराशि दी जा रही है कि इन बच्चों का ही सरकार का ज्यादा से ज्यादा ये है। पहले 1,80,00,000 बच्चे थे कोरोना के समय, तो ये यूनिफॉर्म और जो है इसके चक्कर में जो है अब 12 लाख बच्चे और बढ़ गए हैं स्कूलों में। तो इससे जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, गरीब अभिभावक था, उनके पास स्कूल के फीस देने पैसे नहीं थे, तो फीस तो फ्री है प्राइमरी स्कूलों में। उसके बाद उनके पास यूनिफॉर्म खरीदने पैसे नहीं, किताबों के पैसे नहीं थे, बैग खरीदने पैसे नहीं थे। तो इसको लेकर के सरकार ने किया कि ठीक है, हम पैसे भी आपको देंगे, आप बच्चों को स्कूल भेजें। तो योगी सरकार की मुहिम सफल भी मानी जा रही है, क्योंकि 1,80,00,000 से बच्चे बढ़ के 1,91,00,000 हो गए। तो इससे जो है स्कूलों में संख्या बढ़ी और ज़्यादा बच्चे पढ़ने भी लगे हैं। और ये पैसा उनके अभिभावक के जो है खाते में जाता है, जो बैंक खाता सीधे ट्रांसफर होता है। तो डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होने वाला पैसा जब अभिभावकों के खाते में जाएगा, उसको पैसा निकाल करके उससे यूनिफॉर्म और जो है किताबें और जो बैग और जूते मोजे खरीद सकेंगे, जिससे उनके कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सिस्टम बना रखा है और इसके पहले प्रेरणा ऐप बनाई थी, जिसमें सारा डिटेल पहले फीड करा लिया गया था, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत पकड़ी जा सके। लेकिन एकदम जो ट्रांसपेरेंट प्रणाली मानी जा रही है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी कोई उम्मीद नहीं है। जी जागृति। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर वो स्कूली बच्चों को धनराशि भेजेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी।
जिला पंचायत लखनऊ की आज होगी बैठक। तो 12 बजे जिला पंचायत के सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। और ऐसे में इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा भी की जाएगी। तो जिला पंचायत के सभागार में ये बैठक आयोजित होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक होनी है। जिला पंचायत लखनऊ की आज अहम बैठक होगी, जहां जिला पंचायत के सभागार में पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। तो वहीं इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। और वो कल थे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 चुनाव के लिए यूपी बीजेपी की तैयारी। ये बड़ी खबर, पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगी जिम्मेदारी, तो प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देगी भारतीय जनता पार्टी। अगस्त में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो वही कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये लगातार हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएन, जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है प्रशिक्षण भी देगी, किस तरह की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव सर पर है और भारतीय जनता पार्टी हर तरह से कमर कस के तैयार है। सही है जागृति, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर के किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो चाहे शहर के बूथ हो, चाहे गांव के बूथ हो, एक एक बूथ को अभी पिछले महीने जो है भारतीय जनता पार्टी मच चुकी है और वहां पर वोटरों के राय लेने से करके और सारे काम पे लग चुकी है। और जहां तक इसकी बात है ये पंचायत प्रतिनिधियों की, तो पंचायत प्रतिनिधि जो है अभी 800 पंचायत प्रतिनिधि यूपी में, इनको प्रशिक्षण देगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के, और इनको जो है पूरी तरह ट्रेनिंग देगी कि किस तरह एक एक जो है पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने इलाके में भाजपा को पूरी मजबूती से चुनाव में सपोर्ट दे और कहीं भी कोई कमी नहीं। भाजपा चाहती है कि यूपी की 80 से 80 सीटें इस बार वो जीते, इसके लिए उसने सारे दमखम लगा रखे हैं। चाहे विपक्षियों को जो है धीरे धीरे अपनी पार्टी में लाना, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को ला करके उसने जो पूर्वांचल का जो 6 सीटों का जो गणित था वो ठीक करने की कोशिश की है। इसी तरह दूसरे नेता भी उसके पास आ रहे हैं। तो जो विपक्षी नेताओं को जिनकी थोड़ी भी बाहर जो अहमियत है या जिनकी चुनाव में जो है थोड़ी बहुत साख है, तो उनको अपने में शामिल करके, और भाजपा चाहती उन मतों को भी हम ट्रांसफर कर लें और भाजपा 80 में से 80 सीटें जीते। तो 2024 का चुनाव उसकी प्रतिष्ठा का चुनाव है और सीएम योगी से लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी तक ये बात कह चुके हैं कि यूपी में 80 से 80 सीटें हम जीतेंगे। तो इसे जीतने के लिए ये सब धरातल अभी जो मजबूत कर किया जा रहा है, फिर चाहे गांव प्रधान हो, चाहे पंचायत प्रतिनिधि हो, इनको सबको एकजुट करके और इनकी जो है एक एक बूथ को भाजपा जो है नहीं छोड़ना चाहती है। सभी बूथों को मजबूत करने के लिए वो सारे कदम उठा रही है, चाहे वो छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, सबको यूनाइट करके। इसमें क्या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिले हुए हैं और इनकी बैठक भी की जाएगी जल्दी। अगले महीने जो बैठक होने वाली है प्रदेश स्तरीय, तो इसमें उनको खुद संबोधित करेंगे और उनको मंत्र भी देंगे कि कैसे हम 2024 का चुनाव जो है 80 से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य पा सकते हैं। जी बिल्कुल टीएन, जिस तरीके से ये जिक्र किया जा रहा है कि अगस्त में प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा, क्या इसकी कोई तारीख अभी तक स्पष्ट हो पाई? नहीं, अभी जाकर डेट नहीं तय है। अगस्त के पहले हफ्ते में उम्मीद की जा रही है, लेकिन देखिए ये नेताओं के ऊपर टाइम है, सीएम कब टाइम दे पाते हैं, सारे लोग कब एकजुट हो पाते हैं। इसमें एक बड़े स्तर सम्मेलन लिए किया जा रहा है पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, जो सीएम पहली बार चुनाव के बाद इकट्ठे मुखरित होंगे, क्योंकि जो नगर निकाय के प्रतिनिधियों से वो बात कर चुके थे, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के साथ इनकी बात नहीं हुई है। तो इस बार पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बात करेंगे। अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक में उम्मीद की जा रही है और उसके बाद जो है भाजपा जो पूरी चुनावी मोड में आ जाएगा इसके बाद, और फिर भाजपा चुनावी तैयारियां पूरी तो करने लगेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टीएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी हर तरह से अब तैयारियों में जुटी हुई है। प्रतिनिधियों को अब प्रशिक्षण दिया जाएगा, अगस्त में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। बुलंदशहर से बड़ी खबर,
मकान की छत गिरने का मामला सामने आया है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रही, जहां हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, तो रेस्क्यू कर मलबे से 4 लोगों के शव भी निकाले गए हैं। सीओ समेत कई टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। तो रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सीएम योगी ने भी मामले का संज्ञान लिया है और मामले में मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है। तो बुलंदशहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मकान की छत गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के ये चारों लोग हैं। हालांकि मौके पर पुलिस टीम पहुंच चुकी है और लगातार राहत बचाव कार्य भी जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि 4 शवों को भी बाहर निकाल दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मवई गांव है सयाना तहसील में, नरसैना थाने में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी रात में। एक राजपाल सिंह थे जिन्होंने कल अपने छत की लिंटर डाली थी फर्स्ट फ्लोर की। वो छत बैठ गई, अतिवृष्टि हुई थी और उसके कारण नीचे का भी जो था पोर्शन वो बैठ गया। उसमें राजपाल, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चों धर्मेंद्र और कुलदीप की असामयिक मृत्यु हुई है और राहत बचाव कार्य पूरा किया गया। ये सवेरे लगभग 4 बजे की घटना है और सवेरे से ही पूरा प्रशासन लगा हुआ था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया। सभी अधिकारी भेजे हैं मौके पर और उन्होंने इनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हम लोग इनके परिवार के साथ हैं और उनकी पूरी मदद की जाएगी। और जो मृतक हैं उनको प्रत्येक को 4-4 लाख रुपए और जो घर की क्षति हुई है उसकी पूरी सहायता इनकी की जाएगी। और इसके अलावा इनके परिवार के साथ और भी जो अनुमन्य सहायताएँ हैं या जो हम लोग मानवीय सहायता कर सकते हैं वो करेंगे। सर, लेंटर गिरने की मुख्य वजह क्या कुछ निकल के आने की जांच में? देखिए, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर था वो काफ़ी पुराना बना हुआ था। उसके ऊपर इन्होंने कल फर्स्ट फ्लोर बना करके छत डाली थी और कल बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो दैवीय आपदा है। सर, कुछ लोग घायल भी बताया जा रहा है। देखिए, इनके घर में टोटल 16 लोग थे। कुछ लोग नोएडा में रहते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं और छोटी मोटी चोटें हैं, इस तरीके के घायल नहीं हैं, परंतु 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई। और रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पर। यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां यूपी में 426 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं, तो वहीं 21 तहसीलों में बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा दी, जहां यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यमुना का लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए भी अब चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि 426 गांव अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 21 तहसीलों में बाढ़ से लोग प्रभावित हुए। तो 18,000 लोगों ने राहत शिविर में शरण लिया और ऐसे में कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट बताया गया। ऐसे में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। और रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी और अहम जानकारी, अतीक की पत्नी की बढ़ेगी इनामी राशि। शाइस्ता परवीन पर इनामी राशि बढ़ेगी, अब 1 लाख होगी इनामी राशि। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पुलिस ने शासन को रिपोर्ट भेजी है और आरोपी शाइस्ता परवीन पर लंबे समय से फरार चल रही है। लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और ऐसे में अब शाइस्ता परवीन पर इनामी राशि जो है वो बढ़ाने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने शासन को भी रिपोर्ट भेजी है। तो आपको बता दें कि आरोपी शाइस्ता परवीन पर इनामी राशि बढ़ेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, जिस तरीके से 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है, अभी बताया जा रहा है कि आरोपी शाइस्ता परवीन पर इनामी राशि बढ़ाई जाएगी। फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? बता दें कि जहां शाइस्ता परवीन पिछले 3 महीने से फरार है, उनकी लास्ट लोकेशन कौशाम्बी में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चप्पे चप्पे पर छापेमारी की, मगर शाइस्ता हाथ नहीं लगी थी। तो वहीं अब शासन को रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि बढ़ाई जाएगी और साथ ही अतीक की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब पर भी राशि इनाम की लागू करने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल देखिए पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि समय जो है वो लगातार बीतता जा रहा है। ऐसे में पुलिस तो ये दावा कर रही है, प्रशासन ये दावा कर रहा है कि हर कोने हर चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है, बावजूद इसके शाइस्ता परवीन अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है।
जी बता दें, जिस तरह से समय बीतता जा रहा है और चर्चाएं भी गर्म है कि शाइस्ता परवीन आखिर है कहाँ। उन्हें आसमान खा के जमीन निकल गई। ऐसे में शाइस्ता परवीन की लोकेशन ना मिलना, सबसे बड़ी बात है कि अपने बेटे के जनाजे में शामिल ना होना, उसके बाद पति के जनाजे में शामिल, देवर के नहीं होना, कहीं ना कहीं इन सवालों को लेकर चर्चाएं गर्म है कि कोई भी हो ऐसे समय पर जरूर शामिल होता है। मगर शाइस्ता परवीन आखिर है कहाँ, उनको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं भी बाजारों में गर्म है। जी बिल्कुल सैयद। और क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया है जब इस तरीके के सवाल पूछे जाएं कि आखिर क्या ऐसी वजह रह रही है? क्या वो उत्तर प्रदेश से बाहर निकल चुके हैं कि जो वो पुलिस की पकड़ में अभी तक नहीं आई है? जी बता दें, जिस तरह से लगातार प्रशासन की बात करी जाए तो कई बार अनऑफिशियली भी बयान ऐसे आए हैं जिसमें शाइस्ता परवीन की और गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन बाहर बताई गई है, मगर आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी बयान प्रशासन और पुलिस की तरफ से नहीं आया है और लगातार पकड़ने की कवायद जारी है। ऐसे बयान लगातार पुलिस के दावे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस ने अब शासन को रिपोर्ट भेजी है। शाइस्ता परवीन लंबे समय से फरार चल रही है और ऐसे में आरोपी शाइस्ता परवीन पर इनामी राशि अब बढ़ सकती है। 1 लाख रुपए अब इनामी राशि होगी। इसको लेकर के एक रिपोर्ट भी भेजी गई है। पुलिस ने शासन को ये रिपोर्ट भेजी है। हालांकि शाइस्ता परवीन को लेकर के पुलिस चप्पा चप्पा छानने का दावा कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक शाइस्ता परवीन पुलिस के हाथ नहीं लगी है। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, सीमा हैदर और सचिन का मामला। पुलिस ने सीमा हैदर पर दर्ज किया केस। सचिन और नेत्रपाल पर भी केस दर्ज किया गया है। नोएडा के रब्बूपुरा थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से अब सीमा हैदर को लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के लिहाज से भी अब कई सवाल सीमा हैदर पर खड़े हो रहे हैं और ऐसे में अब पुलिस ने सीमा हैदर पर केस दर्ज किया है। साथ ही साथ सचिन और नेत्रपाल पर भी केस दर्ज किया गया है। तो नोएडा के रब्बूपुरा थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। हालांकि बीते दिनों एटीएस ने भी सीमा हैदर से लंबी पूछताछ की थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण सवालों का इसमें जिक्र किया गया। सीमा से कई महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे गए और कहीं ना कहीं अब शक ये भी जाहिर किया जा रहा है कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी एजेंट है। जिस तरह से सारा इतिहास उनका खंगाला गया, ऐसे में पुलिस का शक लगातार सीमा हैदर पर बढ़ता जा रहा है और अब इसको लेकर के पुलिस ने केस भी दर्ज किया। और अब लोग करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। अलीगढ़ में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से 4 किलो गांजा किया बरामद। संभल में योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। 28 महिलाओं को एएनएम के पद पर किया नियुक्त। शिक्षा मंत्री गुलाब ने एएनएम को बांटे नौकरी के प्रमाण पत्र। अलीगढ़ में निजी हॉस्पिटल की कारस्तानी। अस्पताल के बाहर खुलेआम गर्भपात कराने का लगाया बोर्ड। 2500 रुपए में कराया जा रहा गर्भपात। आगरा में ऑटो में छूटा यात्री का बैग। पुलिस ने युवक को लौटाया बैग। युवक ने पुलिस का किया धन्यवाद। अमेठी में रेलवे क्रॉसिंग पर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुरानी रंजिश का बताया जा रहा मामला। मुजफ्फरनगर के पिना गांव में 8 गांव के ग्रामीणों ने एनएचएआई के खिलाफ किया प्रदर्शन। पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल बनाने की रखी मांग। प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में है रोष। चंदौली में ग्रामीणों के सहयोग से शुरू हुआ पुलिस चौकी का निर्माण। पुलिस चौकी के लिए लोगों ने जुटाया चंदा। सीओ अनिरुद्ध सिंह ने रखी पुलिस चौकी निर्माण की नींव। फतेहपुर साली के साथ जीजा ने किया दुष्कर्म। आक्रोशित परिजनों ने की दामाद की जमकर पिटाई। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में अज्ञात कारणों से युवती ने फांसी लगाई। पंखे से लटक कर दी जान। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में भारी बारिश के चलते भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबकर 2 गाय की मौत। किसान का रो रो कर हुआ बुरा हाल।
हमीरपुर में चारा काटने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म, पड़ोस के 3 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता परिवार ने आरोपियों के खिलाफ थाने में दर्ज किए एफआईआर। गोंडा में 2 बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक को दाहिने कंधे पर मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में शराब पीने का विरोध करना मां को पड़ा महंगा, शराबी बेटी ने मां और भाभी पर धारदार हथियार से किया हमला, घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में नदी में डूबे 3 बच्चे, 2 को किया गया रेस्क्यू, 1 की मौत। लखीमपुर खीरी में घास काटने गए युवक को बाघ ने दबोचा, शत-विशत हालत में मिला युवक का शव, परिजनों में मचा कोहराम। महोबा में ट्रिपल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी, पति ने पत्नी और 2 बच्चियों की ईंट पत्थरों से कुचलकर की हत्या, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद जिले में बंदरों का आतंक, बंदरों के हमले से वृद्ध की गई जान, परिजनों में मचा कोहराम। फर्रुखाबाद में बिजली करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव सुभानपुर का मामला। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।